स्वागत है। आज हम एक कह सकते हैं जासूस की तरह एक पुराने मेडिकल दस्तावेज के सुरागों का पीछा करेंगे। हाँ, और हमारा संदिग्ध भी बड़ा दिलचस्प है। बिल्कुल, हमारा संदिग्ध है तारपीन का तेल यानी ऑयल ऑफ टर्पेंटाइन। और हमारा मिशन ये पता लगाना है कि उस जमाने के डॉक्टर मतलब बिना किसी आधुनिक तकनीक के सिर्फ शरीर के बाहरी संकेतों को पढ़कर उसके जहरीले असर का नक्शा कैसे बनाते थे। और इसकी पहली निशानी जो पहला सुराग है वो बड़ा अजीब है। कौन सा? दस्तावेज कहता है कि इसके असर से मूत्र से वायलेट के फूलों जैसी गंध आती है। हाँ, ये सुनने में जितना काव्यात्मक लगता है, उतना ही एक महत्वपूर्ण सुराग भी है। सही बात है, लेकिन ये तो सिर्फ एक झलक है। आज के इस विश्लेषण का मकसद यही समझना है कि यह स्रोत इस पदार्थ के शरीर पर पड़ने वाले प्रभावों को कैसे बताता है, जो दिखने में मामूली लक्षणों से लेकर जानलेवा स्थितियों तक जाते हैं। तो चलें इस रहस्य की परतें खोलते हैं। बिल्कुल, और ये एक शानदार तरीका है इसे देखने का। ये दस्तावेज सिर्फ लक्षणों की एक सूची नहीं है, ये उस दौर की मेडिकल जासूसी की एक केस फाइल है, कह सकते हैं। केस फाइल, वाह। हम देखेंगे कि कैसे वो शरीर के अलग-अलग हिस्सों पर इसके असर को एक-एक करके दर्ज करते थे, खासकर पाचन तंत्र और यूरिनरी सिस्टम पर, और कैसे छोटे-छोटे सुरागों से वो एक बड़ी तस्वीर बना रहे थे। तो वायलेट जैसी गंध, ये तो हमारा पहला सुराग हो गया। पर जीभ के बारे में जो लिखा है वो तो सच में डरावना है। हाँ, वो वाकई में बहुत ग्राफिक है। दस्तावेज कहता है कि जीभ चिकनी, चमकदार और लाल हो जाती है, जैसे उस पर से पैपिला मतलब स्वाद की जो कलियां होती हैं वो पूरी तरह से हट गई हों। जैसे किसी ने उस पे वार्निश कर दिया हो। हाँ, बिल्कुल वैसा ही। और ये भी लिखा है कि जीभ पर जमी परत धब्बों में उतरती है, जिससे नीचे की वो लाल सतह दिखने लगती है, या फिर कभी-कभी तो पूरी परत अचानक साफ हो जाती है। ये क्या हो रहा है यहाँ पर? यहाँ जो बात मुझे सबसे ज्यादा चौंकाती है, वो ये है कि ये अवलोकन कितने सूक्ष्म है। वो सिर्फ ये नहीं कह रहे कि जीभ लाल है, वो जीभ की बनावट, उसकी सतह और परत के हटने के तरीके को देख रहे हैं। जीभ का ऐसा चिकना और चमकदार होना अक्सर गंभीर पोषण की कमी का संकेत होता है। अच्छा। यहाँ हम शरीर के जवाब देने का एक पूरा क्रम देख सकते हैं। शायद पेट की हालत इतनी खराब है कि शरीर कोई पोषक तत्व सोख ही नहीं पा रहा, और उसका पहला असर जीभ पर दिख रहा है। बिल्कुल, ये शरीर की तरफ से पहला चेतावनी संकेत है एक तरह से। जीभ पर इतना भयानक असर, और ये तो बस शुरुआत है। जाहिर है जो चीज मुंह में ऐसा कर रही है वो पेट में जाके तो और भी कहर बर पाएगी। सही पकड़ा। कहानी और भी गंभीर हो जाती है जब हम पेट की तरफ बढ़ते हैं। क्या लिखा है दस्तावेज में? स्रोत बताता है कि पेट छूने पर बहुत ज्यादा संवेदनशील हो जाता है। साथ ही पेट का फूलना और बहुत ज्यादा गैस बनना, जिसे दस्तावेज में मेटियोरिज्म कहा गया है, एक आम लक्षण था। और मुझे लगता है कि मामला सिर्फ गैस पे तो नहीं रुकता होगा। कहीं नहीं रुकता। इससे जुड़े दस्त का जो वर्णन है वो बहुत ग्राफिक है। कैसा? पानी जैसा हरा चिपचिपा मल। और ये कोई मामूली दस्त नहीं है, ये बार बार बहुत ज्यादा मात्रा में और दुर्गंध युक्त होते थे, कभी कभी तो खूनी भी। ये शरीर की एक हताश कोशिश है उस जहर को किसी भी तरह बाहर निकालने की। पाचन तंत्र कह सकते हैं पूरी तरह से विद्रोह कर चुका है। और इसके बाद जलन और बेहोशी जैसी बातें भी लिखी हैं। लेकिन एक मिनट, इसमें कीड़ों का भी जिक्र है, मतलब वर्म्स का। हाँ। तारपीन के तेल का पेट के कीड़ों से क्या लेना देना हो सकता है? क्या ये उन्हें मार रहा था या सिर्फ उन्हें परेशान करके बाहर निकाल रहा था? ये एक बेहतरीन सवाल है। दस्तावेज में एस्कैरिड्स, लुम्ब्रिकी और यहाँ तक के टेपवर्म के टुकड़ों के निकलने की बात कही गई है। बाप रे। इससे जुड़े दूसरे लक्षण भी बहुत अजीब हैं। सांस में बदबू, दम घुटने का एहसास, सूखी हैकिंग वाली खांसी और गुदा में गुदगुदी। तो इसका मतलब क्या हुआ? ऐसा लगता है कि तारपीन का तेल पेट के परजीवियों के लिए इतना जहरीला माहौल बना देता था कि वो या तो मर जाते थे या बाहर निकलने पर मजबूर हो जाते थे। तो एक तरह से काम तो कर रहा था। हाँ, काम तो कर रहा था, लेकिन इसके साइड इफेक्ट्स इतने भयानक थे कि मरीज की हालत और खराब हो जाती थी। ये उस जमाने के इलाज का एक क्लासिक उदाहरण है, जहां इलाज खुद बीमारी से ज्यादा खतरनाक हो सकता था। तो एक तरफ पाचन तंत्र पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है, लेकिन ऐसा लगता है कि ये दस्तावेज मूत्र प्रणाली पर इसके असर को सबसे ज्यादा और शायद सबसे खतरनाक मानता है। बिल्कुल, इसमें हेमाटेरिया का जिक्र है, जिसका मतलब है मूत्र में खून आना। हाँ, और यहाँ उनकी अवलोकन क्षमता सच में हैरान कर देती है। वो सिर्फ पेशाब में खून लिखकर नहीं छोड़ देते,
वर्णन बहुत ही सटीक है। क्या बताते हैं वो बताते हैं कि खून मूत्र में पूरी तरह से मिला हुआ है। जो तलछट नीचे बैठती है वो कॉफी के पाउडर जैसी दिखती है और मूत्र खुद धुंधला धुएं के रंग का और एल्ब्यूमिनस होता है, मतलब एल्ब्यूमिन प्रोटीन से भरा हुआ। एक मिनट, ये कॉफी पाउडर वाली बात बहुत खास लगती है, इसका कोई मतलब है? इसका बहुत बड़ा मतलब है। ये कॉफी पाउडर वाला विवरण कमाल का है। ये हमें बताता है कि खून ताज़ा नहीं है, ये गुर्दे के अंदर ही पुराना हो गया है। अच्छा। जिसका मतलब है कि ब्लीडिंग सीधे किडनी के फिल्टरिंग सिस्टम में हो रही है, न कि मूत्राशय या मूत्र मार्ग में। बिना किसी टेस्ट के सिर्फ रंग और बनावट देखकर वो समस्या की जड़ तक पहुंच रहे थे। ये तो किसी आधुनिक लैब रिपोर्ट की तरह सटीक है। कमाल है ना? लेकिन इसमें एक विरोधाभास भी है। एक तरफ लिखा है कि ये दर्द रहित हो सकता है, लेकिन फिर आगे गुर्दे, मूत्राशय और मूत्रमार्ग में तेज जलन और खिंचाव वाले दर्द का भी जिक्र है। यहां तक कि मूत्राशय की सूजन यानी सिस्टाइटिस का भी उल्लेख है। तो ये दर्दनाक है या दर्द रहित? ये दिखाता है कि वो बीमारी के अलग अलग चरणों को समझ रहे थे। अच्छा, मतलब अलग अलग स्टेज पर अलग लक्षण। जी, शायद शुरुआती दौर में जब गुर्दे के अंदरूनी हिस्से से खून रिस रहा हो तो दर्द महसूस न हो, लेकिन जब वो जहरीला मूत्राशय और मूत्रमार्ग से गुजरता है तो वो उन ऊतकों में भयानक जलन और सूजन पैदा करता है। तो दस्तावेज सिर्फ ये नहीं कह रहा कि पेशाब में खून है। नहीं, वो एक पूरी तस्वीर बना रहा है। खून, दर्द, जलन, सूजन यानी सिस्टाइटिस, और फिर पेशाब का रुक रुक कर आना, जिसे स्ट्रैंग्यूरी कहा गया है। ऐसा लगता है जैसे पूरे यूरिनरी सिस्टम पर हमला हो गया हो। बिल्कुल, पाइपलाइन से लेकर फिल्टर तक सब कुछ जल रहा हो। और इसी सिलसिले में एल्ब्यूमिन्यूरिया का भी वर्णन है। ये क्या चीज है? सोचिए कि गुर्दे एक बहुत ही महीन छन्नी की तरह है। उनका काम है शरीर से कचरा बाहर निकालना और जरूरी चीजें जैसे एल्ब्यूमिन नाम का प्रोटीन को खून में वापस रखना। ठीक है। अगर ये प्रोटीन पेशाब में आ रहा है, जिसे एल्ब्यूमिन्यूरिया कहते हैं, तो इसका मतलब है कि उस छन्नी में बड़े बड़े छेद हो गए हैं। ये गुर्दे के फेल होने का एक बहुत बड़ा और गंभीर संकेत है। और दस्तावेज इसे डिफ्थीरिया या स्कारलेटिना जैसी गंभीर बीमारियों के बाद होने वाली स्थिति से भी जोड़ता है। हाँ, जो दिखाता है कि वो पैटर्न पहचान रहे थे। इसमें एक और बहुत ही अजीब बात लिखी है कि नम और सीलन भरे घरों में रहने से ये हालत और बिगड़ जाती है। ये आज के दौर में सुनने में थोड़ा अजीब लगता है। हाँ, लेकिन उस जमाने के हिसाब से ये बिल्कुल तर्कसंगत था। उस दौर में मियाज़मा थ्योरी बहुत प्रचलित थी, जिसके अनुसार बीमारियां खराब हवा, नमी और गंदगी से फैलती हैं। अच्छा, तो वो इसे पर्यावरण से जोड़ रहे थे? बिल्कुल, उनके लिए पर्यावरण और स्वास्थ्य के बीच सीधा संबंध था। ये उनका तरीका था ये कहने का कि एक कमजोर शरीर पर बाहरी परिस्थितियों का असर ज्यादा होता है। भले ही उनका कारण गलत हो, पर उनका अवलोकन सही था कि खराब रहन सहन की वजह से मरीज की हालत और बिगड़ सकती है। तो हमने जीभ और पेट के लक्षणों से शुरुआत की और अब हम गुर्दे और मूत्राशय के पूरी तरह से फेल होने के कगार पर पहुंच गए हैं। ये सिर्फ कुछ अंगों तक ही सीमित नहीं है ना? बिल्कुल नहीं। ऐसा लग रहा है जैसे पूरे शरीर में जहर फैल गया हो। और यहीं से ये दस्तावेज सबसे डरावना हो जाता है। ये साफ तौर पर कहता है कि शरीर के सभी आंतरिक अंगों में, गुर्दे, मूत्राशय, फेफड़े, आते, यहाँ तक कि गर्भाशय में रक्त संकुलन हो जाता है। रक्त संकुलन मतलब खून का जमाव? हाँ, खून का जमाव और सूजन, और इसमें लगातार रक्तस्राव यानी हेमरेज की प्रवृत्ति भी बताई गई है। एक जगह तो मैलिग्नेंट टेंडेंसी मतलब स्थिति के घातक होने का भी इशारा है। ये एक सिस्टेमिक फेलियर है। बाप रे! शरीर अंदर से ही गल रहा है एक तरह से। और इसी से जुड़ी एक और भयानक स्थिति का जिक्र है परप्यूरा हेमोरेजिका। दस्तावेज कहता है कि इसमें हर दिन शरीर पर बड़ी संख्या में नए नए नील जैसे धब्बे बनते हैं, जिन्हें इकीमोसिस कहा गया है। ये क्या है? इसे हमसे समझिए कि शरीर की सारी खून की नलियां मतलब रक्तवाहिकाएं एक साथ लीक करने लगी हैं। खून को जमाने और रोकने वाला पूरा सिस्टम फेल हो चुका है। तो ये धब्बे, ये छोटे छोटे नील के धब्बे त्वचा के नीचे हो रहे आंतरिक रक्तस्राव के संकेत हैं। शरीर अपनी अखंडता खो रहा है। ये एक बहुत ही गंभीर और अक्सर जानलेवा स्थिति होती है। और फिर जलोदर यानी असाइटिस का भी वर्णन है, जिसमें पेट में पानी भर जाता है। हाँ, साथ ही अल्सर के साथ आंतों से होने वाले रक्तस्राव का भी जिक्र है।
ये सब मिलकर तो एक ऐसी तस्वीर बना रहे हैं जिसमें शरीर का हर सिस्टम एक एक करके हार मान रहा है। बिल्कुल। जब गुर्दे फेल हो जाते हैं तो शरीर तरल पदार्थ को बाहर नहीं निकाल पाता और वो पेट जैसी जगहों पर जमा होने लगता है। यही असाइटिस है। और आंतों से होने वाला रक्तस्राव पाचन तंत्र के पूरी तरह नष्ट हो जाने का संकेत है। ये सब मिलकर उस दौर के डॉक्टर को बता रहे थे कि ये कोई स्थानीय समस्या नहीं है, बिल्कुल, बल्कि एक ऐसा जहर है जो पूरे शरीर पर कब्जा कर चुका है। आखिर में दस्तावेज कुछ और पदार्थों से इसकी तुलना करता है। एल्यूमिन, आर्निका, आर्सेनिकम, कैंथरिस, लेकेसिस और नाइट्रिक एसिड। ये एक अजीब सी लिस्ट है। ये बाकी दवाइयों की लिस्ट क्यों दी गई है? क्या ये नुस्खे के विकल्प थे? विकल्प से ज्यादा ये एक तरह का दिमागी नक्शा था। दिमागी नक्शा? हाँ, उस दौर के डॉक्टर के नजरिए से सोचिए, आपके पास एक्सरे नहीं है, ब्लड टेस्ट नहीं है, आपके पास सिर्फ लक्षण है। तो आप कहते हैं ठीक है, मरीज के पेशाब में खून आ रहा है। ये तो कैंथरिस नाम की दवा के लक्षणों में भी होता है और टेरेबिंथ में भी। लेकिन कैंथरिस में जलन बहुत ज्यादा होती है, जबकि टेरेबिंथ में जीभ चमकदार लाल हो जाती है और पेशाब से वायलेट की गंध आती है। अच्छा, तो ये लक्षणों के आधार पर अंतर करने का तरीका था? बिल्कुल। ये लक्षणों के जरिए सही दवा तक पहुंचने की एक बहुत ही परिष्कृत विधि थी। इसे आज की भाषा में डिफरेंशियल डायग्नोसिस कहते हैं। ये लिस्ट दिखाती है कि वो कितने व्यवस्थित तरीके से सोचते थे। ये तो कमाल की बात है। लेकिन एक आखिरी जानकारी है जो सबसे ज्यादा हैरान करती है। कौन सी? दस्तावेज में लिखा है कि इसे मलेरिया और अफ्रीकी बुखार में एक प्रोफिलैक्टिक यानी बीमारी से बचाव के उपाय के तौर पर सुझाया गया है। हाँ, ये तो बहुत विरोधाभासी लगता है। जिस चीज के इतने भयानक दुष्प्रभाव हैं, उसे बीमारी से बचाव के लिए कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है? ये वास्तव में उस समय की चिकित्सा सोच का केंद्र है। उस दौर में जैसे को तैसा का सिद्धांत बहुत मजबूत था। मतलब? जिसे बाद में होम्योपैथी ने सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंट्योर का नाम दिया। उनका मानना था कि जो पदार्थ एक स्वस्थ व्यक्ति में बीमारी जैसे लक्षण पैदा कर सकता है, वही पदार्थ कम मात्रा में उस बीमारी को ठीक भी कर सकता है या रोक भी सकता है। अच्छा, तो अगर टेरेबिंथ शरीर में सूजन और रक्तस्राव पैदा करता है, तो शायद वो मलेरिया जैसे बुखार, जिसमें ऐसे ही लक्षण होते हैं, से लड़ने में शरीर की मदद कर सकता है। लेकिन ये तो आग से आग बुझाने जैसा हुआ। बिल्कुल, ये एक बहुत ही जोखिम भरा उपाय रहा होगा। खुराक का जरा सा भी अंदाजा गलत हुआ तो बचाव की जगह मौत निश्चित थी। लेकिन ये हमें उनकी हिम्मत या शायद उनकी हताशा को भी दिखाता है। जब आपके पास कोई और चारा ना हो तो आप ऐसे खतरनाक उपायों को भी आजमाने से नहीं डरते। तो हमने वायलेट जैसी गंध वाले मूत्र जैसे एक अजीब से सुराग से अपनी जासूसी शुरू की थी। हाँ, और हम गुर्दे की गंभीर बीमारियों, पूरे शरीर में रक्तस्राव और आंतरिक अंगों में सूजन जैसी भयावह स्थितियों की तह तक पहुंचे। इस पूरी केस फाइल से जो मुख्य बात निकलती है वो ये है कि टेरेबिंथ को एक ऐसे पदार्थ के रूप में देखा गया था जिसका शरीर पर बहुत शक्तिशाली और बहुआयामी प्रभाव होता है, खासकर उत्सर्जन और रक्त प्रणालियों पर। बारीकी और व्यवस्थित ढंग से दर्ज किया गया है, जो देखने में सरल संकेतों से लेकर जानलेवा स्थितियों तक फैले हुए हैं। ये उस दौर की वैज्ञानिक अवलोकन क्षमता का एक बेहतरीन उदाहरण है। और ये एक विचारणीय प्रश्न उठाता है। आज हमारे पास एक्सरे हैं, एमआरआई हैं, हर तरह के ब्लड टेस्ट हैं। जी, लेकिन उस दौर के पर्यवेक्षकों ने बिना इन सब के सिर्फ बाहरी संकेतों जैसे जीभ का दिखना, मूत्र की तलछट का रंग या सांस की बदबू को शरीर की इतनी जटिल आंतरिक स्थितियों से जोड़ने की इतनी सूक्ष्म और विस्तृत प्रणाली कैसे विकसित की होगी? ये वाकई सोचने वाली बात है। इसी सवाल पर विचार करने के लिए आपको छोड़ जाते हैं।